Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to the discussion of this week's most important topic. तो इस हफ्ते हमने देखा बहुत बार ये न्यूज आया है with regard to a cyclone that affected the east coast of India. So what about this cyclone is important from exam point of view. ये cyclone का नाम क्या है, किसने नाम दिया है, साइक्लोन को नेमिंग कैसे करते हैं, साइक्लोन कैसे बनते हैं, उसको क्लासिफाई कैसे किया जाता है, ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ साइक्लोन मोंटा. तो हम देखते हैं कि न्यूज में क्यों है, बिकॉज एज वी सॉ कि अक्टूबर 28 को ये साइक्लोन लैंड हुआ कहां पे, आंध्र प्रदेश के कोस्ट में, एंड इट ऑल्सो अफेक्टेड पार्ट्स ऑफ ओडिशा एंड तमिलनाडु एंड इवन सम पार्ट्स ऑफ तेलंगाना एज वेल. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 लोग यहाँ पे मर गए बिकॉज ऑफ द साइक्लोन. बहुत सारा डैमेज हुआ क्रॉप्स को, अबाउट 1.50 लाख एकर्स ऑफ इट, एज वेल एज यहाँ पे पावर और ट्रांसपोर्टेशन को भी डिसरप्ट किया बिकॉज ऑफ द हेवी द विंड्स दैट केम, द रेनफॉल दैट स्ट्रक दिस रीजन. अक्टूबर में हम देखते हैं कि इन द स्टार्ट ऑफ दिस वी ऑल्सो फाइंड अनदर साइक्लोन कॉल्ड एज साइक्लोन शक्ति. लेकिन ये जो है इट वाज इन द गुजरात कोस्ट और ये फॉर्म हुआ अरेबियन सी. However, हम देखते हैं it moved away from the Indian coast, so it did not affect the Indian region in this case. तो साइक्लोन मोंटा की बात करते हैं. हमने इस हफ्ते देखा है ये इंफॉर्मेशन कि ये जो साइक्लोन है ये नेमिंग किया है थाईलैंड ने. ओके, एंड मोंटा का मतलब क्या है? इट मीन्स फ्रेग्रेंट फ्लावर और अ ब्यूटिफुल फ्लावर, राइट? That is the meaning of Monta, which is given by Thailand. शक्ति, ये जो साइक्लोन है ये किसने नेम किया? Now we are also going to see in detail how the naming happens, but just for your information, अभी याद रखना कि श्रीलंका ने इसको नेम किया है. And what is the meaning of the cyclone Shakti? As we understand, कि it means power. Right? So that is cyclone Shakti. But this week we see Monta was in the news. Now let us see with regard to cyclone क्या होता है. Cyclone जो है it is a large rotating air system. Okay, तो आपने images में देखा होता है, it is like something that is round. Okay, and यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसा वो rotate करता है, high winds. Now this is always formed, ये जो सेंटर होता है, ये जो विंड्स जहां पे सर्कल करते हैं, इस रीजन को हम लो प्रेशर कहते हैं. ओके, दिस इज अ लो प्रेशर सेंटर जिसको हम नेम करते हैं एज आई. सो द सेंटर जहां पे लो प्रेशर होता है इसको हम आई कहते हैं, और जो सराउंडिंग विंड्स हैं इसको हम कहते हैं एज आई वॉल. इसको कहते हैं आई वॉल. ओके, सो दिस इज व्हाट ब्रिंग्स स्ट्रॉन्ग विंड्स, स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स दैट गेट्स अफेक्टेड इन दिस कोस्टल रीजन्स. और ये जो हम विंड्स के रोटेशन की भी बात करते हैं ये अलग होता है अलग हेमिस्फीयर में. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो विंड्स रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज में. ओके, सो दे रोटेट लाइक दिस, वेयरएज सदर्न हेमिस्फीयर में इसका रोटेशन कैसा होता है? इट इज क्लॉकवाइज, यानी बिल्कुल ऐसे. Okay, so opposite that we see for northern and southern. और according to the National Disaster Management Authority, cyclones दो टाइप के होते हैं. First is the tropical cyclone and the second one is the extra tropical cyclones. Now India में because we lie in the tropical region, हम affect होते हैं by the tropical cyclone. So let's quickly understand all about tropical cyclones. We will also see what is the essential features साइक्लोन को फॉर्म करने के लिए क्या कंडीशंस होने चाहिए, ये भी हम देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बिकॉज दैट इज व्हाट इज अफेक्टिंग इंडिया. एंड वेयर व्हाई डू वी कॉल इट ट्रॉपिकल? बिकॉज ये फॉर्म होते हैं बिटवीन द ट्रॉपिक्स, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में. नाउ हियर वी सी जो कोर होता है, ओके, दैट मीन्स मान लो कि ये पानी में यूजुअली फॉर्म होता है. ओके, एंड यहाँ पे वी सी दैट बिकॉज ऑफ द वार्मिंग ऑफ वाटर, ओके,
पानी गर्म होने के कारण हम देखते हैं इट गेट्स इट्स एनर्जी फ्रॉम द हीट दैट इज जनरेटेड। तो पानी गर्म होता है जिसके कारण इवेपोरेशन होता है, राइट, द इवेपोरेशन दैट हैपेंस। और ये जब इवेपोरेट होता है, जब समुद्र का पानी जो इवेपोरेट होता है, इट कंडेंसेस इनटू लिक्विड वाटर एंड दिस इज हाउ वी सी दैट द साइक्लोन has a lot of moisture in it। हम देखते हैं कि जो winds है बहुत high speed winds होते हैं and जब वो लेके आते हैं, वो स्ट्राइक करते हैं, it brings about lot of rainfall in these regions, right? तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ essential reasons या conditions होते हैं ये cyclones को form करने। ऐसे ही cyclone नहीं बनता। तो what are the conditions for a cyclone to be formed? Cyclone form होने के लिए we see that there should be warm sea surface temperatures। So it's usually 26.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, so 26, 28 degrees. This is the adequate amount of temperature required for the cyclone to be formed। ये पहला है, ठीक है। as well हम देखते हैं 50 मीटर का डेप्थ भी होना चाहिए। That means it should have enough energy as well as it should have enough moisture। The second aspect हम देखते हैं जो राइजिंग एयर, मैंने कहा ना जो पानी इवेपोरेट होता है, सो इवन विद रिगार्ड टू इवेपोरेशन और विद रिगार्ड टू जो मॉइस्ट एयर जो लेके जाता है वो कूल होता है, दैट कंडेंसेस एंड दैट विल रिलीज द हीट which will give it more energy, will give the cyclone more energy। तो इसको ये और भी ऊपर चला जाता है, upward movement इसको मिलता है which creates energy for this cyclone। Further, जो एटमॉस्फेयर है ये भी इनस्टेबल होना चाहिए बिकॉज दिस राइजिंग एयर जो राइज होता है, ओके, इट विल कंटिन्यू और इट मस्ट कंटिन्यू टू राइज, ओके, बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन, ओके, सस्टेनिंग कन्वेक्शन। ये जो अपवर्ड मूवमेंट हम कहते हैं इसको कन्वेक्शन कहते हैं। सो व्हाट आर द कंडीशंस? टेम्परेचर गर्म होना चाहिए पानी का, द वाटर वेपर शुड राइज बिकॉज दिस शुड कंडेंस एंड इट विल क्रिएट लेटेंट हीट। और हम देखते हैं ये एक एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी होनी चाहिए for the rainfall to occur। Okay, after this हम देखते हैं Coriolis force। ना Coriolis force क्या है? Coriolis force जो है, this is the force, the apparent force जो create होता है because of the rotation of the earth। रोटेशन ऑफ द अर्थ से एक फोर्स जनरेट होता है कॉल्ड एज कोरियोलिस। तो कोरियोलिस फोर्स की भी आवश्यकता है इफ द साइक्लोन नीड्स टू गेट अ मोमेंटम, राइट, इफ द साइक्लोन नीड्स टू गेट यू कैन से सम फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम देखते हैं कि कोरियोलिस फोर्स इज आल्सो रिक्वायर्ड। ना कोरियोलिस फोर्स नहीं होता इन द इक्वेटर, ओके, सो कोरियोलिस फोर्स नहीं होता है इन द इक्वेटर। इसीलिए हम देखते हैं विद इन 5 डिग्री लैटिट्यूड ऑफ द अर्थ हम देखते हैं साइक्लोन्स वहां पे फॉर्म नहीं होते बिकॉज ये फोर्स जो रोटेशन के लिए चाहिए होता है इस साइक्लोन को, उसको वो नहीं मिल रहा है। सो इक्वेटर के पास साइक्लोन्स आर नॉट फॉर्म्ड, बट इन द ट्रॉपिकल रीजन हम देखते हैं ये साइक्लोन्स या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ पे भी साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं बिकॉज कोरियोलिस फोर्स जो है वहां पे प्रेजेंट होता है जो इसको रोटेशन के लिए मदद करता है। फाइनली हम देखते हैं लो वर्टिकल विंड shear। Okay, now what is this? This is the minimal difference in wind speed or the direction between the upper and the lower। तो एक जो हम देखते हैं डिफरेंस होता है विंड स्पीड में, जो हम देखते हैं डिफरेंस हो रहा है with regard to even the direction between the upper and the lower, this instability that creates, this is also leading to the cyclone that we have। तो cyclone formation में ये मदद करता है। So higher shear disrupts this formation। We require a low vertical shear that is required for the cyclone formation। Now let's understand साइक्लोन्स जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं ये कैसे, व्हाट इज द क्राइटेरिया दैट वी गिव, व्हाट हाउ डू वी कॉल दीज साइक्लोन्स एज टू, जैसे कि हम बोलते हैं रेनफॉल जो है IMD जैसे क्लासिफाई करता है एज रेड अलर्ट, ग्रीन अलर्ट। तो साइक्लोन्स का कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, जैसे रेनफॉल भी वी टॉक अबाउट हैवी रेनफॉल या इट वाज डेफिशिएंट है या सो ऑल ऑफ दिस। अगर हम साइक्लोन्स की बात करें, अगर हम नॉर्थ अटलांटिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक रीजन की बात करें, जो US जो रीजन है ये स्केल यूज करता है। द नेम ऑफ द स्केल इज सफीर-सिम्पसन हरिकेन स्केल, ओके, सफीर-सिम्पसन हरिकेन स्केल। और ये जो साइक्लोन्स है ये डिवाइड करता है कैटेगरीज फ्रॉम 1 to 5। तो 1 जो है इट इज अबाउट
119 to 153 किलोमीटर एंड पर आवर, एंड देन वी हैव कैटेगरी 5 जो 250 किलोमीटर पर आवर से विंड स्पीड से ज्यादा है. सो दिस इज मेनली डन बाय द यूएस. इंडिया में हम इसको कैसे कैटेगराइज करते हैं? तो अगर हम इंडिया की बात करें, IMD इज द वन दैट कैटेगराइजेस दीज cyclones, and हम देखते हैं the name is 1 2 3 4 5 6 7, right? So we have about 7 classifications. तो पहले जब विंड स्पीड कम होता है which is about 31 to 49 किलोमीटर पर आवर, इसको हम डिप्रेशन कहते हैं. डीप डिप्रेशन when it is about 50 to 60. Cyclonic storm when it's 60 to 90. I'm just giving you a approximate figure so that you can remember it. Severe cyclonic storm जो 90 से about 120 होता है. फिर आता है वेरी सिवियर जो 120 से 165, एक्सट्रीमली सिवियर जो 166 से ज्यादा अप टू 220, एंड 220 से ज्यादा हम बोलेंगे उसको सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म. नाउ साइक्लोन मोंटा जो है ये कौन से कैटेगरी में आता है? दैट कम्स अंडर द सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म. ठीक है, बिकॉज इसका जो रेंज था बिटवीन 90 टू 120 था, सो देयरफॉर 100 था, सो दैट वाज व्हाई वी कॉल इट अ सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म. दिस इज विद रिगार्ड टू साइक्लोन मोंटा. नाउ साइक्लोन के नाम भी अलग अलग होते हैं. सो इफ यू टॉक अबाउट, हम उसको बुलाते हैं हरिकेन्स, मेनली इन द यूएस कोस्ट के पास, यानी कि अटलांटिक, नॉर्दर्न अटलांटिक, ईस्टर्न पैसिफिक में हम इसको हरिकेन कहते हैं. नाउ क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रीसेंट हरिकेन दैट हैड अ लैंडफॉल इन जमैका? हमने इस हफ्ते ही किया है. आपको ये हरिकेन का नाम कमेंट सेक्शन में देना है. व्हाट वाज द नेम ऑफ द रीसेंट हरिकेन दैट अफेक्टेड जमैका? ओके, तो ये आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में. लेट्स प्रोसीड टू द अदर नेम्स. टाइफून्स वेस्टर्न पैसिफिक, ईस्टर्न में हम उसको हरिकेन कहते हैं, वेस्टर्न पैसिफिक में यानी कि regions like Japan and all, we call it typhoons. Then India में हम इसको साइक्लोन ही कहते हैं. So cyclone Indian Ocean में, Southern Pacific Ocean में हम इसको cyclones ही कहते हैं. And remember ये जो tropical cyclones है, they are most powerful and more destructive because of the amount of moisture they carry, because of the wind speeds, right? इसीलिए ये ज्यादा dangerous या बहुत catastrophic होता है. Now let's understand what is the second type of cyclone. Now जो next topic हम देख रहे हैं, that is the second type of classification which is extratropical cyclones. Now extratropical इसको क्यों कहते हैं? Because they are formed outside the tropics. They are not formed in the tropics. Extratropical mid latitude region में, which is 30 to 60 degree north south latitude. तो इस region में ये form होता है. Whereas जो extratropical cyclones थे, that was within 23.5 north, 23.5 south, इस region में जो form होता है, that was tropical cyclones. Now how is extratropical different from tropical? यहाँ पे हम देखते हैं कि ये can be formed on land or on ocean. And ये land या ocean में कैसे form होता है? Because of something called as fronts. Okay? So let us see what do you mean by these weather fronts. Weather fronts are contrasting winds temperature, जैसे कि cold front होता है and warm front होता है. Cold and warm front. So because of the contrasting temperature, pressure, density of the atmospheric air masses, ये जो react करते हैं या ये interact करते हैं, जिसके कारण ये tropical, extratropical cyclones form होते हैं. So what is the reason for extratropical cyclones? The interaction between the fronts, यानी warm front and the cold front, which leads to cyclone formation. तो ये इंडिया को अफेक्ट नहीं करता because we don't lie in this region, mid latitude region में, right? So let's come back to understand जब ये cyclone form होता है, how does it cause disaster? Now this is mainly because of the landfall that happens. So cyclone formation is not in a case very dangerous, but जब वो land पे आता है, it is when we see that the disaster occurs. So landfall in simple terms मतलब क्या? When the cyclone reaches the coast, reaches the land, इसको बोलते हैं landfall. So it occurs जब वो center, हमने कहा कि जो low pressure center है, ये जब land coast पे पहुंच जाता है, moves over the coast, इसको बोलते हैं landfall. Now there is also another phenomena called as direct hit. Direct hit क्या है? मान लो कि this is my ocean and this is my land. Okay, मान लो ये साइक्लोन मेरा फॉर्म हुआ है. साइक्लोन जो है ये लो प्रेशर, ये जो आई है अभी तक अंदर नहीं गया, बट इट इज समवेयर हियर.
ओके, नाउ बिकॉज ऑफ दिस इट्स कमिंग क्लोजर टू द कोस्ट, बट अभी तक कोस्ट में नहीं आया है, इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट हिट। इस फिनोमेना को बोलेंगे डायरेक्ट हिट। मतलब ये जो विंड्स हैं ये अफेक्ट कर चुके हैं लैंड पे, बट हम देखते हैं द आई हैज नॉट रीच्ड द कोस्ट। सो व्हेन आई रीचेस द कोस्ट, लैंडफिल। व्हेन ओनली स्ट्रॉन्ग विंड्स आर अफेक्टिंग द कोस्ट, डायरेक्ट हिट। ओके, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। नाउ व्हाट इज द इंपैक्ट इफ अ लैंडफॉल हैपेंस? हम देखते हैं दिस विल क्रिएट डिस्ट्रक्शन। जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि तुम्हारे पावर, कम्युनिकेशन, क्रॉप्स, ये सब डिस्ट्रॉय करेगा। इसके अलावा हम देखते हैं जो रोड्स हैं, रेल ब्लॉकेजेस है, बहुत पानी, फ्लडिंग, कोस्टल फ्लडिंग, स्टॉर्म अपसर्जेस, डेब्री, ये सब इंपैक्ट होता है जब लैंडफिल अफेक्ट करता है कोस्ट पे। इट कैन बी देयर फॉर अ फ्यू आवर्स। ये सब कुछ डिपेंड करता है हाउ द विंड स्पीड इज, एज वेल एज जो स्टॉर्म का जो साइज है, इस पर ये निर्भर है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन टेल द ड्यूरेशन ऑफ द साइक्लोन। फर्दर, लैंडफॉल के बाद क्या होता है? जब लैंडफॉल हो जाता है, दैट मीन्स व्हेन द आई इज रीचिंग द कोस्ट, यहां पे ये वीकन होता है, साइक्लोन वीकन होता है। नाउ व्हाई वाज द साइक्लोन वीकन? बिकॉज साइक्लोन को ड्राइव करने के लिए मॉइस्चर चाहिए, और मॉइस्चर नहीं होता है लैंड पे, right? So because of the loss of ocean moisture as well as the land या surface friction की वजह से it is not able to sustain, तो इसीलिए it dies down, it begins to what? Dissipate। ठीक है, तो लैंडफॉल होने के बाद कुछ घंटों में या कुछ you can say it depends on again the wind, it depends on the cyclone कि it can die down very soon। Now let's understand with regard to ये साइक्लोन को नेमिंग कौन देता है। So the process began in 2000. This was done by the World Meteorological Organization and the United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific. तो इसको हम WMO Escape कहते हैं, WMO Escape Panel। तो ये फॉर्म हुआ था फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो उन्होंने अलग अलग रीजन्स को डेजिग्नेट किया था, and they gave this charge to this organizations to bring out names and decide। तो इंडियन ओशन रीजन पे which is that organization who kind of brings about gives takes in the recommendations from the countries and gives it to the WMO, which is the organization that is IMD। तो IMD जो है ये कोऑपरेट करता है with the WMO and ESCAP to give the names which are collected, coordinating agency जैसा काम करता है IMD for the Indian Ocean, the Northern Indian Ocean region। सो यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर्स हमारे नॉर्थ इंडियन ओशन में जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, तो वैसे अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग पैनल्स होंगे। हमारे लिए हमको ये याद रखना है कि द कंट्रीज दैट आर सराउंडिंग द इंडियन ओशन आर बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ठीक है, ये कंट्रीज है। इसके अलावा 2018 में कुछ और कंट्रीज ज्वाइन हुए, विच इज ईरान, कतार, सऊदी अरेबिया, UAE एंड यमन। तो टोटल हमारी कितने ग्रुपिंग्स हैं? एक ग्रुपिंग में कितने कंट्रीज हैं? 13 मेंबर कंट्रीज हैं। क्लियर? नाउ हर एक कंट्री 13 ऐसा नाम्स, 13 नेम्स सबमिट करता है। सो टोटल 13 कंट्रीज, 13 नेम्स, विच विल बी 169 नेम्स आ चुके हैं इन द करंट लिस्ट, अपडेटेड लिस्ट ऑफ अप्रैल 2020। और ये नेम्स जो है ये हम सीक्वेंशियली डिसाइड करते हैं। जैसे कि मान लो हमने देखा साइक्लोन शक्ति आया था, तो दैट वाज श्रीलंका दैट गेव। तो आफ्टर श्रीलंका द नेक्स्ट कंट्री इज थाईलैंड, सो थाईलैंड ये नेम देगी। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट वन प्रोबेबली विल बी UAE। उसके बाद वी प्रोबेबली हैव with regard to और कौन सा बाकी है? UAE के बाद येमेन दे सकती है। ठीक है, एंड बैक अगेन देन विद A। सो दैट इज हाउ अल्फाबेटिकली कंट्रीज नेमिंग देते हैं। इसके पहले हम देखते हैं सऊदी अरेबिया ने दिया होगा, उसके पहले ओमान ने दिया होगा। सो दिस हैपेंस वेरी अल्फाबेटिकल ऑन वाइज। ओके, इट्स मेनली सीक्वेंशियल होता है, एंड व्हेन अ न्यू साइक्लोन इज फॉर्म्ड हम नया नेम देते हैं। सो IMD जो है हम देखते हैं इट इज वन ऑफ द रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटरोलॉजिकल सेंटर्स जो WMO के अंदर काम करता है टू गिव कोऑर्डिनेट विद WMO। सो यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर नेमिंग दी साइक्लोन्स ओवर द इंडियन ओशन रीजन, राइट? मेनली बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी में जो साइक्लोन्स फॉर्म्ड होते हैं, सो नेमिंग जो है
IMD हेल्प करता है। ना नेमिंग के कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे ही आप नेम्स नहीं दे सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, द नेम्स शुड नॉट बी ऑफेंसिव, इट शुड नॉट बी रूड, इट शुड नॉट बी अ बैड वर्ड। फर्दर नेम्स का एक लिमिट भी हो सकता है, जैसे कि इट कैन नॉट बी मोर देन 8 लेटर्स, तो 8 लेटर्स से कम ही होना चाहिए, दैट वी सी द नेमिंग रूल्स। ओके, सो क्रूअल नेम्स, रूड नेम्स नहीं होना चाहिए, इट शुड बी शॉर्ट, सिंपल, प्रोनाउंस करने के लिए इजी होना चाहिए, कोई न्यूट्रल होना चाहिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं होना चाहिए, रिलीजियस, कल्चरल, जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। सो दैट इज द बेसिक नेमिंग रूल्स व्हेन यू डिसाइड द नेम्स गिवन बाय द कंट्रीज। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज नेमिंग सिस्टम? सिग्निफिकेंस ये है कि आप लोगों को जागरूक कर सकते हो, यू कैन मेक द पीपल अवेयर अबाउट अ साइक्लोन एज वेल एज यू कैन काइंड ऑफ क्रिएट एन अलार्म व्हेन अ साइक्लोन स्ट्राइक्स सो दैट पीपल आर सेफ, राइट? तो यहाँ पे आइडेंटिफाई और ट्रैक करने के लिए साइक्लोन्स, पब्लिक अवेयरनेस जनरेट करने के लिए, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में उनको मदद करने के लिए, कम्युनिकेशन अगर करना है, either we want to communicate the same on media with regard to the television या radio की बात करें, it's always easier to address the cyclone because in the meantime एक नया cyclone भी form हो सकता है। Now you have to specify which is cyclone A and cyclone B, तो अगर उनको naming कर सकते हैं that will reduce the confusion. So reduces confusion especially जब multiple cyclones form होते हैं same time पे, so you can give them names and make them distinct in their characters. Now we will understand कि Bay of Bengal में क्यों सबसे ज्यादा cyclones form होते हैं। Okay, now Bay of Bengal की बात करें, if you compare with Arabian Sea, Bay of Bengal has more cyclones. Now the reason being, इसका जो geographical size and position है, that is one thing to do. तो यहाँ पे हम देखते हैं जो largest bay की बात करें, the Bay of Bengal largest bay about 2.6 million square kilometer, ठीक है, and it is पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया जहाँ पे बहुत सारे साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं, सो दैट इज वन रीजन। उसका जो ज्योग्राफी है, बीइंग द लार्जेस्ट बे, इट हैज मोर साइक्लोन फॉर्मेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखते हैं द वार्म सी सरफेस टेम्परेचर्स। तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल का जो वाटर्स हैं, दे आर मोर वार्मर अगर हम कंपेयर करें उसको अरेबियन सी से। सो दैट इज अनदर रीजन, बिकॉज हमने बोला कि 26.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए अगर साइक्लोन फॉर्म होता है, तो दैट इज अ कंडीशन। तो इसीलिए बे ऑफ बंगाल अगेन इज प्रोन टू दैट। देन इज फनल लाइक शेप, यहाँ पे जो शेप भी है द कोस्ट का, हम देखते हैं दिस क्रिएट्स और दिस एम्प्लीफाइज द स्टॉर्म सर्जेस पुशिंग द वाटर थ्रू द लैंड, ओके, टुवर्ड्स द लैंड। तो यहाँ पे हम देखते हैं द शेप ऑफ द बे के कारण भी यहाँ पे साइक्लोन्स होते हैं। देन वी टॉक अबाउट द टोपोग्राफी। जो कोस्ट है ये बहुत ही नैरो है, जो बे है इट इज वेरी नैरो, और यहाँ पे इट इज दैट इज द रीजन यहाँ पे साइक्लोन्स भी फॉर्म इजिली होते हैं एंड लैंडफॉल भी होता है। एंड फाइनली हम देखते हैं द कोस्टल कॉम्प्लेक्स कोस्ट लाइन। सो इफ यू सी दैट द बे ऑफ बंगाल में बहुत सारा जो रिवर्स हैं, कि अगर हम बात करें कुछ को छोड़ के, जैसे नर्मदा इट गोज इन द we talk about the Arabian Sea, but if you talk about Ganga, Brahmaputra, okay, तो बहुत सारे rivers, गोदावरी, कृष्णा, ये सब कहाँ पे लगते हैं? They are all falling towards the Bay of Bengal. तो because of the unique features, the complexities of the coastline, this is another region कि ये low lying है, एंड therefore flooding और उनके जो नेगेटिव इफेक्ट्स जो होते हैं साइक्लोन्स के, ये ज्यादा यहाँ पे दिखे जाते हैं। Now apart from that, there are some other reasons why Bay of Bengal is more destructive in this case। मतलब यहाँ पे जो conditions हैं ज्यादा pronounced है, ज्यादा affect होते हैं, because they have a weak coastline defense। यहाँ पे कुछ withstand करने के लिए जो strong forces आते हैं, strong winds आते हैं, कुछ नहीं है। So that leads to again more destruction here. The next is जो river की density है। We told you that there are many rivers in that fall or that go towards the Bay of Bengal, जिसके कारण flooding ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो impact सबसे ज्यादा Bay of Bengal पे क्यों होता है? Because of weak defenses, rivers ज्यादा है, जो स्टॉर्म्स आती हैं वो ज्यादा एम्पलीफाई होती है, बिकॉज एज आई सेड द शैलो बे दैट इज देयर, द शेप, द फनल शेप बे, तो यहाँ पे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्टोरिकल पैटर्न यही है कि 22 ऑफ द 30 डेडलीस्ट साइक्लोन्स, राइट, ग्लोबली, नॉट ओनली इन इंडिया बट थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये हम देखते हैं
बे ऑफ बंगाल में हुआ। एंड डिस्ट्रक्शन का ये भी एस्पेक्ट है बिकॉज इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, सो यहाँ पे जो इफेक्ट है साइक्लोन का दैट इज मोर प्रोनाउंस्ड इन द रीजन बिकॉज ऑफ द सेम। नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक फैक्टर्स। हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से भी द साइक्लोन्स आर मोर प्रोनाउंस्ड हियर, राइट। वार्म ओशन टेम्परेचर, जो राइजिंग सी सर्फेस टेम्परेचर की वजह से साइक्लोन्स हो रहे हैं, एंड द फ्रीक्वेंसी तो है ही बट ऑल्सो हम देखते हैं जो डिस्ट्रक्शन पैटर्न है ये सबसे ज्यादा हो रहा है। सो फ्रीक्वेंसी के अलावा हम देखते हैं जो डिस्ट्रक्शन वो लेके आता है वो भी ज्यादा है इन द रिसेंट टाइम्स बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट चेंज जो है ऑल्टरिंग पैटर्न्स देख रहा है कि अभी अरेबियन सी में भी बहुत सारे साइक्लोन्स दिखे गए हैं, नॉट जस्ट एज इन बे ऑफ बंगाल। सो बिफोर ओनली बे ऑफ बंगाल में ज्यादा होते थे, लेकिन अभी अरेबियन सी, जैसे हमने देखा था साइक्लोन शक्ति, दैट वी सॉ आल्सो स्ट्रक द गुजरात रीजन, बट इट वाज नॉट बिकॉज इट डाइड डाउन। Now, let's understand climate change कैसे इसको अफेक्ट करता है। Now, we discussed that global temperature rise हो रहा है। We understand global warming की वजह से जो टेम्परेचर्स है नॉट ओनली ऑफ द लैंड बट ऑल्सो ऑफ द ओशंस, ये वार्म होते रहे हैं। सो इफ यू सी ओशंस जो है 90% ऑफ द एक्सेस हीट को अब्सॉर्ब करता है, एंड जिसके कारण जो सी सर्फेस टेम्परेचर है ये बढ़ चुका है। एंड इफ यू सी द डेटा इज दैट 0.9 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है सिंस 1850, राइट। तो मेनली इफ यू टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हम देखते हैं देयर हैज बीन अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द सी सर्फेस टेम्परेचर। एंड आई टोल्ड यू ऑल्सो कि दिस इज नॉट ओनली इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, मतलब द नंबर ऑफ साइक्लोन्स फॉर्म, बट ऑल्सो द इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन। ये जो साइक्लोन्स है ये और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते रहे हैं। सो हियर वी सी जो हरिकेन्स हैं, ओके, दे आर नाउ इंक्रीजिंग एज पर द 2023 स्टडी, और ये 30% ज्यादा फ्रीक्वेंट भी हो गए हैं, मेनली जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू द पेरिस अग्रीमेंट वाला जो 2 डिग्री सेल्सियस का टारगेट है। तो यहाँ पे अगर ये बढ़ जाएगा देन 30% ज्यादा साइक्लोन्स होंगे, इज व्हाट द आर्टिकल सेज। फर्दर राइजिंग सी लेवल टेम्परेचर्स, हमने देखा कि बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर मेल्टिंग पानी का जो लेवल्स भी है ये भी बढ़ रहा है इन दिस केस, एज वेल एज हमने देखा है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज रीजनल शिफ्ट्स भी हो रहे हैं। जैसे कि पहले सिर्फ बे ऑफ बंगाल में ज्यादा होता था, वी कुड कॉल दैट द हॉटस्पॉट फॉर साइक्लोन्स, बट नाउ अरेबियन सी में भी बहुत ज्यादा साइक्लोन्स दिखे गए हैं। सो दिस इज हाउ इट इज इन्फ्लुएंसिंग। नाउ क्विकली टू एंड द डिस्कशन लेट अस अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट IMD, जो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है अंडर WMO SCAP, जो हेल्प करता है इन द नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स, राइट। तो इसके बारे में जल्दी से याद रखते हैं बिकॉज इट इज एन इंडियन बॉडी एस्टैब्लिश इन 1875, एंड ये नेशनल मीटरोलॉजिकल सर्विस ऑफ द कंट्री है, प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसी। सब कुछ मीटरोलॉजी एंड अलाइड सब्जेक्ट, यानी कि रेनफॉल की बात करें, साइक्लोन्स की बात करें, सुनामीज की बात करें, दिस इज व्हाट द एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव forecast and weather alerts. Now हम देखते हैं कि the Director General of Meteorology ये इनका हेड है। अभी रिसेंटली कौन हेड है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। Now there are 6 regional meteorological centers, ठीक है, each under a deputy director, जो है headquarters है मुंबई में, but apart from that we have Chennai, New Delhi, Calcutta, Nagpur and गुवाहाटी। तो ये regional या RMCs कहते हैं इसको। फर्दर हेडक्वार्टर्स, इसका मेन हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में, एंड फाइनली इट वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री? द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। सो दिस इज ऑल विद रिगार्ड टू दिस वीक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हमने देखा है साइक्लोन मोंटा के बारे में। वी सॉ अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन कि साइक्लोन्स क्या है, कंडीशंस क्या है साइक्लोन्स बनने के लिए, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लोन्स, what are the different types of cyclones. We also saw how the cyclones are more pronounced in the Bay of Bengal, and climate change कैसे affect करता है इन cyclones को. So that is all with regard to the discussion. Thank you so much for watching.